इस तरह की हिंसा को भड़काने के पीछे कौन लोग हैं, इस तरह की हिंसा को भड़काने के पीछे की मंशा क्या है, और उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी जगह पर हिंसा होती है जो कि एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, एक केंद्रीय मंत्री का इलाका है। नागपुर की जो घटना है वो बहुत सुनियोजित घटना थी और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं जब तक मैटर सब जुडिस है तब तक कोई अपनी वो नहीं कर सकता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों को बिल्कुल सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, इधर के हों या उधर। जो भी इस चीज को पीछे से बढ़ावा दे रहा है उसको ये समझना होगा कि इस तरह का जब आप कोई भी बवाल शुरू कराएंगे तो वो किसी एक जगह पे नहीं रुकेगा। किसान आंदोलन वाले आए थे, तथाकथित किसान, वो शास्त्री भवन पे खड़े होकर कहे जैसे हम इंदिरा गांधी का हश्र किया था वैसे मोदी करें। क्या भाजपा वाले दंगा करने उतर गए? क्या नहीं उतरे ना, नहीं उतरे। हाँ। क्या क्या नहीं कहा गया, कोई उतरा क्या? दंगा करने कौन उतरा? नागपुर का वो मुस्लिम इलाका जहां पर हिंदू कम थे, उनकी गाड़ियां जला दी गई। इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने कभी अबू आसमी से पलट के पूछा नहीं, जो उनके समाजवादी पार्टी के विधायक भी है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, कि आप बताइए आपने ऐसा बयान क्यों दिया। न कारण शो कॉज नोटिस जारी हुआ, न उन्हें लखनऊ तलब किया गया, न पार्टी से निकाला गया, और अबू असीम आजमी तो अभी भी अपने बयान पर कायम है। तो मुझे लग रहा है कि पता है कि ये कौन कराना चाह रहा है, ये बहुत साफ हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने तो जजमेंट ही दे दिया, इन्होंने तो शब्द बदल दिया, समीर भाई ने पाताल कह दिया, उन्होंने कहा कब्र से भी खोद के लाऊंगा, निकाल के लाऊंगा। यानी सीरियसली उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री ने कि मुसलमानों ने किया होगा। नागपुर प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। पिछले 250-300 सालों में वहाँ कभी इस तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, कोई वहाँ पर बाबरी विध्वंस के समय भी वहाँ पर कभी इस तरह की कोई घटना नहीं। वहाँ पर ऐसी घटना का होना सोची समझी साजिश ही है और केवल उस पर टिके रहना चाहिए बजाय कि मुहावरों और शब्दों को पकड़ लेने के। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, औरंगजेब को लेकर एक फिल्म आती है, छावा फिल्म आती है, उसमें औरंगजेब का जिस तरह का पोर्ट्रेयल होता है उसको लेकर बहुत वाद विवाद हो जाता है, कोई तारीफ करता है, कोई सवाल उठाता है, लेकिन एक फिल्म से शुरू हुआ विवाद सियासत से होते हुए अब हिंसा तक जा पहुंचा है। सवाल सबसे बड़ा इस वक्त ये है कि आखिर इस तरह की हिंसा को भड़काने के पीछे कौन लोग हैं, इस तरह की हिंसा को भड़काने के पीछे की मंशा क्या है, और उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी जगह पर हिंसा होती है जो कि एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, एक केंद्रीय मंत्री का इलाका है, वहां पर इतने सेंसिटिव जगह पर, जहां पर सुरक्षा को लेकर के भी, आने जाने को लेकर के भी, और खुद आरएसएस का गढ़ भी वही है नागपुर में, वहां पर इस तरह की हिंसा आखिर कैसे हो जाती है, और इसको लेकर तमाम तरह की सियासत हो रही है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह के हिंसा को भड़काने के पीछे कौन सी राजनीति है, कौन से वोट बैंक की राजनीति है, कौन इसके पीछे लोग हो सकते हैं, मंशा क्या हो सकती है, क्या कोई एक प्री प्लान टूल किट भी है इसके पीछे। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये जो पूरी पटकथा है इसके अंदर की असली कहानी क्या है वो बताने के लिए सभी खबरों के खिलाड़ी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी मौजूद हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। रामकृपाल सर, आपसे शुरुआत करूंगा मैं। औरंगजेब को लेकर सियासत हो रही थी, बयानबाजी तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब तो बात हिंसा तक आ गई है। कैसे देखें इसको, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति है, क्या भड़काने की कोशिश है, कहानी है क्या, कैसे सुलगाने की कोशिश हो रही है? जो आप बता रहे हैं बात वही है, और ऐसा नहीं है कि इसके पीछे जो लोग हैं वो पहली बार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा समय समय पर होता है रहा है, और फिल्में भी आती हैं, फिल्मों का विरोध भी होता है तमाम तरह की। लेकिन देखिए है क्या कि मूल रूप से एक पैटर्न है, राजनीति लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, और जब कुल मिला के रिजल्ट जब आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, तो उसके बाद और ज्यादा पोलराइजेशन कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हो। और जहां भी देखिए आप, जैसे लगातार किसी भी चीज पर देखते रहे, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, जो भी है सबको पता है कि औरंगजेब एक डेड टॉपिक था, लेकिन अगर उसको चाहे आप महिमा मंडित कीजिएगा तो उसके खिलाफ भी एक प्रतिक्रिया उठेगी, और अगर औरंगजेब को नकारिएगा तो उसके खिलाफ भी प्रतिक्रिया उठेगी, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें आम मासेस है। आम मासेस में एक परसेप्शन तो होता है कि भाई जो कुछ सुनी सुनाई चीजें हैं, जो इतिहास, और वो एक आम धारणा है कि औरंगजेब मतलब एक जुल्म करने वाला जो था, जो उसका निजी जीवन है सबसे पहले है। अब ये है कि फिल्म आई और उसके बाद एक तरफ से फिल्म ने कुछ किया, और उसके रिएक्शन में जिन लोगों ने औरंगजेब को महिमा मंडित करने का काम शुरू कर दिया या कुछ विश्लेषण के साथ उनका नाम लिया, तो ये होना ही था।
और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, हम लोगों को अभी लग रहा है, हमेशा ये होता रहा है। बाबर के ज़माने मैंने वो देखा है, बाबरी मस्जिद, यानी 90s में एक बाबर के नाम पे शुरू हुआ था और उसके पॉलिटिकल लाभ नुकसान जो भी हुआ मैं उस पर नहीं जाऊंगा, और अब जो 2025 में एक औरंगजेब। तो आप समझ लीजिए कि दिक्कत यही है कि जिनको इसमें अगर आग लगी है पानी डालना चाहिए, वे तमाम लोग इसमें घी डालते हैं। और जो कुछ भी अभी आपने देखा है नागपुर में जो हुआ है, वो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कल्पना भी नहीं हो सकती है कि इस तरह से होगा। लेकिन अब मामला सब जुडिस है, मैं ये नहीं कह सकता कि किसने किया और किसने नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है। और जो हुआ है, एक बात तो मैं कहूँगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आक्रोश से हो। एक बात समझ लीजिए, जो आक्रोश जो होता है ना, वो आक्रोश लुटेरा नहीं होता, वो विनाश वो करेगा, उसमें कहीं प्लानिंग नहीं होती है, इमीडिएट होता है। तो आक्रोश में ये घटना नहीं हुई है, और जिसमें पूरी प्लानिंग हो आक्रोश नहीं हो सकता। वो ये होता है कि कोई ऐसा मौका मिले ताकि हम कुछ ऐसा कर लें। तो जो नागपुर में हुआ है, जो पहले भी लोगों ने किया जिस तरह से, अब मुझे नहीं पता है क्या नारे लगे नहीं लगे, जो हरा कपड़ा था वो था क्या नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप ये करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचना भी चाहिए था कि इसका रिएक्शन भी हो सकता है। अब वो रिएक्शन अगर अनुपातिक ढंग से नहीं रहा हो, बहुत भयानक हो गया, तो एक अलग की चीज है। लेकिन शुरुआत मैं यही कह रहा हूं कि जो भी एक्शन हुआ वो भी मुझे लगता है प्लान था, और जो रिएक्शन हुआ है वो भयानक रूप से प्लान। मैंने जो सीन देखे हैं, एक पूरा ट्रक भरा पत्थर, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप 4 घंटे में भीतर एक ट्रक भरा पत्थर ले लें। और वहां जो स्प्रे की कुछ बोतल्स हैं जिनको मैकेनिकली वो कुछ ऐसा किया गया था कि उन पे जला करके, तो ये बहुत ही प्लान्ड था। और मैं नहीं समझता हूं कि वो जो सुबह हुआ उसके बाद ये सब प्लानिंग की गई है। प्लानिंग पहले से है, और ये प्लानिंग बहुत धारक, जैसे नूंह का हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, आप ये देखिए पैटर्न है। उसके एक दिन पहले यहाँ पर वक्फ बोर्ड पर जो भी होता है, वक्फ विधेयक पर क्या क्या नारे लगाए गए कि आग लगा देंगे और फलाना कर देंगे, शाम को ये होता है और सवेरे अगले दिन ये हो जाता है। तो ये समाज में वे तमाम ताकतें हैं, वो ज़्यादा संगठित हो रही हैं। दुख इस बात का है कि उनको दबाने के बजाय, उनको ख़त्म करने के बजाय, जो लोग कम से कम भाईचारे की बात करते हैं उनको चाहिए, और प्रशासन को भी चाहिए था कि ये सब करें। प्रशासन भी इतनी गफलत में है कि एक ट्रक भर भर करके वो आ जाता और आपको पता नहीं चलता, बाद में छाती पीटने से ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जिस तरह से मतलब आप वहाँ के सारे कार और ये तोड़ रहे हैं, मकसद आपका क्या था? कि एक बिल्कुल मैं वही कहूँगा कि ये विषाक्त माहौल है, पोलराइजेशन भयानक हो रहा है। इस पोलराइजेशन से एक तरफ तो ये है कि चलो अच्छा है, हमें फायदा मिल रहा है, दूसरी तरफ ये है कि जो बचे हुए हैं, जो चला गया तो वो तो चला गया, जो बचा हुआ है उसको बचा के रखो, उसके लिए चाहे जितनी मांग देते रहो। तो नागपुर की जो घटना है वो बहुत सुनियोजित घटना थी, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं जब तक मैटर सब जुडिस है तब तक कोई अपनी वो नहीं कर सकता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों को बिल्कुल सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, इधर के हों या उधर के हों। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और सबकी जांच होनी चाहिए। पूर्णिमा जी, दोनों ही पक्षों को मैं पॉलिटिकली अगर देखूं तो अब औरंगजेब, उसके बाद हिंसा, उस पर सियासत, सबको अपने अपने हिसाब से सूट कर रही है। तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि आग सुलगी रही है खत्म होने के बजाय? सर ने कहा कि ये जो भी था पूरा एक साजिश के तहत हुआ है। नागपुर में जो हिंसा हुई है उसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, हमको सबको पता है। जो भी अपनी राजनीतिक रोटी इस हिंसा के पीछे सेकना चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है ये भी हमें पता है। लेकिन आदर्श जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी औरंगजेब की कंट्रोवर्सी को लेके अब जो बवाल चल रहा है चारों तरफ, ये एक तरह से एक बारूद का ढेर पड़ा है, उसमें एक तीली डालने की तरह है। आप उस बारूद के ढेर में तीली डाल के सोचेंगे कि वो एक बार एक धमाका होके खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। अब वो धमाके होते रहेंगे। आप इस चीज को क्यों नहीं मान के चल रहे हैं कि जो घटना जब
एक फिल्म आती है, एक तो सबसे हास्यास्पद यही है कि इतना इमोशनली उसमें रिएक्ट करने की जरूरत क्या है भाई। फिल्म तो फिल्म है, आप फिल्म देखिए, आप उसको क्रिटिसाइज करिए, अच्छा उसको कहिए, बुरा कहिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन उसको आज की डेट में अपने एक्शन का आधार बना लेना कि उस फिल्म में ये दिखाया गया है तो अब हम औरंगजेब की कब्र खोद देंगे, अब हम ये गिरा देंगे, ये ढा देंगे, ये करना उचित नहीं है। और जो भी इस चीज को पीछे से बढ़ावा दे रहा है उसको ये समझना होगा कि इस तरह का जब आप कोई भी बवाल शुरू कराएंगे तो वो किसी एक जगह पे नहीं रुकेगा। आज औरंगजेब पे बवाल हो रहा है, वो सिर्फ औरंगजेब पे रुक जाएगा, ठीक है, औरंगजेब की कब्र आप हटा दीजिए ना भाई, आपकी तो सरकार वहां है, अगर इतनी ही परेशानी है तो उसकी कब्र हटा दीजिए, उसका मकबरा गिरा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन ये है कि उसके मकबरे को उसकी कब्र को गिरा देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या वैसा कोई दूसरी चिंगारी दूसरी जगह नहीं फटेगी? हमने अभी हाल ही के 2-3 दिन पीछे में देखा है, सालार गाजी, किसी को पता भी शायद नहीं होगा कि सालार गाजी कौन है। अब एक सालार गाजी के नाम पे एक नैरेटिव शुरू हो गया है। तो आप तो ढूंढने जाएंगे आदर्श जी, भारत में ऐसे भरे पड़े हैं, हजारों हजार ऐसे हैं आक्रांता हैं जो कि जिन्होंने लूटपाट की, कहीं के शासक बने, वहां कहीं पे उनकी कब्र बन गई। अब आप कितना ढूंढेंगे और कितने लोगों को कब्र खोदेंगे और कितने इस तरह के हिस्टोरिकल इनजस्टिस को आप न्याय का जामा पहनाएंगे? वो एंडलेस सिलसिला है और उस चक्कर में देश तबाह हो जाएगा। चिंता लोगों को इस बात की होनी चाहिए, न सिर्फ आम जनता को, बल्कि जो भड़का रहे हैं और दोनों तरफ के लोग, जिसको हिंदू मुस्लिम राजनीति करके फायदा होता है, वो दोनों तरफ के लोगों को ये समझना होगा कि देश को ऐसे आग में ना झोंके। अब सालार गाजी, हमें किसी को बहुत ज्यादा पता नहीं होगा कि सालार गाजी का क्या पास्ट रहा है या क्या उसने किया है, लेकिन अब सालार गाजी की कब्र बहराइच में कहीं है, अगर आप उसको खोदने की बात करने लगते हैं, उसको गिराने की बात करने लगते हैं, उसके नाम पे कहीं कोई मेला होता रहा है, उस मेले को किसी को नहीं पता है कि क्या उस मेले का बैकग्राउंड है, अब आप उस मेले को रोक देंगे? भाई मेला तो मेला है, मुझे लगता है कि उस एरिया में हिंदू मुसलमान सब जाते रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम्स का मेला था। एक फेस्टिविटी का माहौल रहता होगा 2-4 दिन जब भी ये मेला होता होगा, अब आप उसको रोक देंगे। तो एक ये तरह से आप बारूद की ढेर में तीली लगा रहे हैं, जिसका कि एंडलेस सिलसिला चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। और फिर हमें सोचना होगा, देश को सोचना होगा कि हम क्या 1000 साल पहले, 500 साल पहले की बातों को लेके आपस में आज की डेट में कट मर जाएं, एक दूसरे को मार काट दें, या हम आगे के भविष्य की तरफ देखें। भविष्य की बातें कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। हिस्टोरिकल इनजस्टिस हमारे देश का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा है, और वो सिर्फ मुस्लिम आक्रांता, मुगल शासक, इनके द्वारा नहीं हुआ है। हिंदुओं में भी कास्ट को लेके हिस्टोरिकल इनजस्टिस नहीं हुए हैं क्या? जब कहा गया ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, तो किसी भी शूद्र का हिस्टोरिकल इनजस्टिस की भावना आज जागृत हो जाए, वो लोगों को भड़का के बदला लेने पे उतारू हो जाए, किसी नारी की हिस्टोरिकल इनजस्टिस की भावना जागृत हो जाए, वो लोगों को भड़का के बदला लेने के लिए तलवार लेके खड़ी हो जाए, तो आप किस किस को और कहां कहां रोकेंगे? हिस्टोरिकल इनजस्टिस सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं हुआ है, हिंदुओं में भी कास्ट वायलेंस का बहुत पुराना इतिहास रहा है हमारा, और उसको आप राइट ऑफ तो कर नहीं सकते हैं। आप लोगों को बहुत, इन सब लोगों को मुझे मालूम है, याद होगा, एक राजस्थान में बहुत चर्चित रेप केस हुआ था जिसमें कि 5-6 आरोपी थे, उनको कोर्ट से इसलिए बरी कर दिया गया कि वो अपर कास्ट के हैं और जो विक्टिम है वो अछूत बिरादरी की है, तो वो ये काम कर ही नहीं सकते हैं, जबकि सबको पता था कि वो हुआ था। तो ये करके आप हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस कितने कितने और कहां कहां उसको हरा कर रहे हैं, उन घावों को ताजा कर रहे हैं, आपको इसका अनुमान भी नहीं है। तो ये एक बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है जो अभी काम कर रहा है। राजनीति की रोटी के लिए देश को मत जलाइए, रोटी आप अपने घर में चूल्हा जला के सेकिए, देश को मत जला के अपनी रोटी सेकने की कोशिश करिए, मेरा सिर्फ ये कहना है। ठीक है, हर्षवर्धन सर आपके पास आ रहा हूँ। डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट किसका है? एक तरफ है, दोनों तरफ है, किसका है? और जिस हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात पूर्णिमा जी कर रही हैं, अगर हिस्टोरिकल इनजस्टिस है तो क्या कब्रों को खोदने से वो ठीक हो जाएगी या कब्रों को तोड़ने की बात करने से वो ठीक हो जाएगी? और एक फिल्म आती है उसके बाद ही हमें क्यों याद आता है? किताब तो बहुत साल पहले लिख दी गई थी। मुझे लगता है सही संदर्भों में इसकी न तो चर्चा हो रही है और न ही इसको कोई स्वीकारने को तैयार है कि बाबर और औरंगजेब जैसे पापियों के पक्ष में भी कुछ लोग इस देश में अभी भी खड़े हो सकते हैं। आग तो वो लगा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात इसमें कहां से आ गई? औरंगजेब ने तो अपने भाई और पिता को भी नहीं छोड़ा था,
औरंगजेब ने तो गुरु तेग बहादुर के साहिबजादों के साथ क्या किया था ये सब जानते हैं। तो औरंगजेब के पक्ष में खड़ा हुआ व्यक्ति वो कैसे ये हो सकता है कि वो कोई एकता और उसकी बात है, ये कैसे हो सकता है? बड़ा फ्रॉड सा नैरेटिव है ये, बहुत मतलब जिसको कहे ना कि ये विचित्र सा नैरेटिव है कि कोई भी कुछ करे उसके बाद इस देश के हिंदुओं पर सारा ओनस आ जाए कि भैया तुम्हारी वजह से सब हो जाता है गड़बड़। कमाल की बात ये है कि जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है तब से क्या हो रहा है, एक घटना होती है, कचहरी में बाबा साहब की प्रतिमा रहती है, सामने शीशे के ग्लास में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, वहां कोई कंकड़ उछाल देता है, दंगा हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस उसको कंट्रोल कर लेते हैं, सब कुछ काबू में आ जाता है, लेकिन उसके बाद लोग कहते हैं कि ना हम तो ये करेंगे। अब ये जो घटना है, हम मेन कैरेक्टर को भूल गए। मेन कैरेक्टर कौन है? उसका नाम है अबू आसिम आजमी। असली कैरेक्टर को मैं लगातार डिबेट देख रहा हूं, सब भूल गए हैं, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। और ये बेईमानी है, बौद्धिक बेईमानी है, ये फ्रॉड है एक तरह का, जो पत्रकार के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर हम लोग जाने अनजाने कर जाते हैं। फिल्म बनी, फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो भी पीड़ा है, यातना है, और वो इतिहास का हिस्सा है, बार बार उसकी चर्चा होती है। हमें आपको हो सकता है उतनी संवेदना न रही दिल्ली मुंबई रहते हुए, लेकिन जो महाराष्ट्र का वर्ग है उसको वो संवेदना रोज है। ये पत्रकारों के लिए बौद्धिक जुगाली हो सकती है, उनके लिए लग सकता है कि अरे क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज के उस गर्व की बात करें, औरंगजेब से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। वो भावना उनके अंदर है क्योंकि उसी जमीन पर लगातार रक्तपात हुआ। अबू आजमी ने जब कहा विधानसभा से निलंबित किया गया तो अखिलेश यादव ने क्या कहा? हमारे दानिशमंद लड़ाके विधायक सांसद लड़ेंगे। दानिशमंद लड़ाके विधायक सांसद, आप कल्पना कीजिए इस देश के नेता कहां ले जाना चाह रहे हैं। और अब कोई ये कहे भला हुआ कि अब चुनाव होकर सरकार बन गई, क्यों चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी की उनकी अपनी सरकार मुश्किल में पड़े? और जो लोग ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन की वजह से हो गया, वो जो पुतला फूंक दिया, रोज तो पुतला फूंका जाता है भाई, रोज पुतला फूंका जाता है। किसान आंदोलन वाले आए थे, तथाकथित किसान, वो शास्त्री भवन पे खड़े होकर जैसे हमने इंदिरा गांधी का हर्ष किया था वैसे मोदी करें। क्या भाजपा वाले दंगा करने उतर गए? क्या नहीं उतरे ना, नहीं उतरे। क्या क्या नहीं कहा गया, कोई उतरा क्या? दंगा करने कौन उतरा? नागपुर का वो मुस्लिम इलाका जहां पर हिंदू कम थे, उनकी गाड़ियां जला दी गई। गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान कोई चिन्ह, स्वास्थ्य जो गाड़ियों चुन के कर दिया, और शर्म नहीं आती। उसके बाद हम ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म का राग गाएंगे, ये नैरेटिव हो सकता है क्या? देश के तौर पर इस सोचने की जरूरत है कि बाबर औरंगजेब के नाम पर इतनी भी संवेदना रखने वाला वो देश का समर्थक है या देशद्रोही है। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ये जिम्मेदारी आन पड़ती है, सरकार उनकी है कि जितने इसके अपराधी हैं, जो भी इसमें जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, अगर वो दोषी हैं उसमें तो वो तो साबित तो कानून करेगा। अगर दोषी साबित होते हैं तो ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा ऐसा कोई साहस ना कर सके। और मुझे कतई नहीं लगता है कि कोई औरंगजेब, और मैं सुनील अंबेडकर जी के शब्दों में कहूं, औरंगजेब इररिलेवेंट है, औरंगजेब की टॉम कब्र नहीं, मजार नहीं, वो रेलिवेंट है क्योंकि उसने इस देश की विरासत पर क्रूरता के साथ अत्याचार किया है। वो जब जब याद आएगा तब वो घाव रिसेगा। बेहतर तो ये होना चाहिए कि इस देश का हर मुसलमान कहे कि हमारा औरंगजेब और बाबर से कोई लेना देना नहीं। समीर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, तमाम जो बात हर्षवर्धन सर कह रहे हैं, अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। संजय राउत आते हैं, संजय राउत कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के इलाके में हो जाता है, केंद्रीय मंत्री के इलाके में हो जाता है, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां पर हो जाता है, तो कौन करवा रहा होगा ये सोचिए। इस तरह की भी सियासत तो हो रही है महाराष्ट्र में। अब इस अपने अपने वोट बैंक को अपने अपने हिसाब से संदेश देने की कोशिश। जो उद्धव ठाकरे और जो संजय राउत जानना चाहते हैं, जो कांग्रेस जानना चाहती है कि नागपुर में जो दंगा हुआ सोमवार के दिन, पिछले सोमवार को 17 तारीख की शाम को, वो किसने करवाया, तो उसका जवाब कल रात को आ गया है। जो फहीम खान जो गिरफ्तार हुआ था इस आरोप में, उसने कल नागपुर के पुलिस कमिश्नर का ये कल बयान आ चुका है सिंघल साहब का, कि उसने स्वीकार किया है कि उसने वहां पर लोगों को इकट्ठा किया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे उसने मैसेज डाला था, और ये झूठा मैसेज उसने डाला था कि वहां पर इस्लाम से संबंधित फोटो जलाई जा रही है, पैगंबर की कुछ फोटो को वहां पर जलाने का प्रोग्राम विश्व हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस आधार पर उसने 17 मिनट के अंदर 70 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे करे और उन लोगों ने पुलिस पे हमला किया था। सोमवार को उसकी बेल की सुनवाई है। कल उसने पुलिस को यह बयान दे दिया है कि मैंने लोगों को इकट्ठा किया था और मैंने ये भड़काऊ व्हाट्सएप पे मैसेज डाले थे। तो अब यह तय हो गया है कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने जो वहां पर यात्रा निकाली थी, उसमें किन तत्वों ने उसका अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया,
किन लोगों ने उसमें दंगा भड़काने की कोशिश की। और देवेंद्र फडणवीस का बयान बहुत स्पष्ट आ चुका है कि जिन लोगों ने भी यह काम किया है, जो नागपुर के अंदर जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है, जिन्होंने सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, पाताल के अंदर से भी खोज के निकाला जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फहीम खान और उसके लोग वहां पर गिरफ्तार हुए, अगर आप देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद के भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो जिनके ऊपर शक था कि इन लोगों ने वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। तो मुझे लग रहा है ठीक है। और इसके बाद जो संघ का बयान इस संदर्भ में आया है, सुनील अंबेकर जी का जो बयान आया है, इसके एक दिन पहले जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन स्थानीय संघ के पदाधिकारियों ने भी बहुत स्पष्ट कहा था कि माहौल शांत रहे, किसी भी तरह की हिंसा ना हो, और संघ चाहता है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे दो समुदायों के बीच में किसी तरह से का वैमनस्य फैले। मुझे लग रहा है कि एक वर्ग था जो चाहता था कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय उनके पास है, वो खुद नागपुर से आते हैं, तो उनकी छवि को खराब किया जाए, नागपुर के माहौल को खराब किया जाए। और नागपुर में जहां संघ मुख्यालय है उसी के एरिया में महल में यह घटना जांच करके एक इंटेंशन से की गई, ये बताने के लिए कि भाई अब संघ मुख्यालय इसके अंदर शामिल है, जबकि संघ का कहीं कोई लेना देना नहीं था। कल राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी ये बयान आया था कि संघ मुख्यालय के पास हुए तो संघ मुख्यालय की जांच की जाए कि वहां भी तो पत्थर नहीं रखे हुए थे। तो अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अगर ये कहेंगे कि संघ मुख्यालय में पत्थर रखे जाते हैं, पत्थर कौन लेके आया था ये तो वीडियो में दिख रहा है, पत्थर किन लोगों ने फेंका ये भी वीडियो के अंदर दिख रहा है, उन्होंने पत्थर कहां से लिए ये भी अब साबित हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब कानूनी कार्रवाई होगी, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं उनका इंटेंशन क्या है वो बहुत साफ हो गया है, और वो कौन सा वर्ग है ये भी इस पूरी एक्टिविटी जो हुई है, जो दंगा नागपुर हुआ है, उसमें उभर कर आया हुआ है। अबू असीम आजमी ने जो बयान दिया था वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव की सहमति के बाद उसने बयान दिया था। इसके पहले अगर आपको ध्यान होगा तो विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया था, अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया था। इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने कभी अबू आसमी से पलट के पूछा नहीं, जो उनके समाजवादी पार्टी के विधायक भी है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, कि आप बताइए आपने ऐसा बयान क्यों दिया। न कारण शो कॉज नोटिस जारी हुआ, न उन्हें लखनऊ तलब किया गया, न पार्टी से निकाला गया, और अबू असीम आजमी तो अभी भी अपने बयान पर कायम है। तो मुझे लग रहा है कि पता है कि ये कौन कराना चाह रहा है, ये बहुत साफ हो गया है। बार बार ये चर्चा होती है, ये सब कुछ मुसलमानों ने जिन्होंने भी किया वो रमजान के दौरान किया है। तो जो सच्चे मुसलमान हैं उनको ऐसे लोगों को भी तो बहिष्कृत करना चाहिए ना। आप रोजे में हैं, आप कहते हैं सब कुछ पवित्र होना चाहिए, अभी हमने देखा कि मस्जिद ढकी जाए, एक रंग का छींटा ना पड़े, और आप दंगे की साजिश में शामिल हो जाते हैं। फहीम शेख हो या जितने भी ऐसे लोग हैं, वो उन सब को मुसलमानों को आगे आके कहना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगर किया जा रहा है तो जाहिर है वहां सरकार तो भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरा एक जरूरी बात है जो मुझे लगता है कि कहना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत किया अगर उस आक्रांता सालार गाजी के नाम पर कोई मेला चल रहा है, नेजा भाला मेला चल रहा है, क्यों होना चाहिए वो, क्यों होना चाहिए? हमें आपको नहीं पता है तो इसमें कोई क्या करेगा? जो संभल के लोग हैं वो तो जानते हैं, जिन लोगों को प्रतिवर्ष वो झेलना पड़ता है वो जानते हैं, और वो कोई सांप्रदायिक सौहार्द का मेला नहीं था। अगर हिंदू मुस्लिम सौहार्द का मेला है तब उसको अगर योगी आदित्यनाथ रोकते तो मैं उनके खिलाफ यहाँ खड़े होकर बात करता। लेकिन अगर वो मेला है जो हर बार टीस पैदा करता है, हर बार पीड़ा उठाता है, तो वो सोचना चाहिए कि ऐसा मेला देश के किसी भी हिस्से में क्यों किया जाना चाहिए। और ये ज्यादा बड़ा सवाल मुसलमानों से है जो लोग ऐसे मेले आयोजित करते हैं। विनोद सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना जो बात सब लोग कह रहे हैं। अब जिस तरह के रिएक्शन दूसरी तरफ से आने चाहिए थे, या अगर दंगा हुआ, दंगे के बाद खास करके विपक्ष की दूसरी पार्टियों की तरफ से आने चाहिए थे, मैं संजय राउत को ले लूं, दूसरे तमाम अलग अलग नेताओं को ले लूं, उस तरह की बातें नहीं आई। बातें वही आ रही हैं कि भाई एक पक्ष यानी कि बीजेपी या उससे जुड़े लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको फायदा हो। महाराष्ट्र को लेकर सीधे तौर पर तो सवाल ये है, चुनाव हो गए, संजय राउत ने बड़े डिटेल में समझाया कि भाई हिंदुओं को डरा कर रखना चाहते हैं। तो क्या सब जगह हिंदुओं को डरा कर रखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे बन रहे हैं? यही एक कारण है। दूसरा पक्ष उस तरीके से तो विरोध करता नजर फिलहाल नहीं आया। देखिए, राजनीतिक दलों से आप कोई बहुत औचित्यपूर्ण प्रतिक्रिया की अपेक्षा मत करिए। कोई भी राजनीतिक दल हो अपनी सुविधा और अपनी राजनीति के हिसाब से ही प्रतिक्रिया देता है। तो इसलिए उस पर तो मतलब मैं नहीं कहूँगा, मैं सामाजिक मुद्दों प्रतिक्रिया की बात करूँगा। आज अभी सुनील अंबेकर जी का जिक्र हर्षवर्धन जी ने, सुनील अंबेकर जी से सवाल पूछा गया कि औरंगजेब की अगर कब्र को हटाने को लेकर जो विवाद चल रहा है आपको क्या कहना है, तो उनका दैट इज इररिलेवेंट। तो उसमें औरंगजेब भी रेलिवेंट हो गया, कब्र का विवाद भी रेलिवेंट हो गया, उन्होंने कहा। राम माधव जी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में, अगर पढ़ा हो हमारे मित्रों ने, तो उसने उन्हें बहुत तरीके से और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको जिक्र करते हुए और आखिर में कंक्लूड किया है कि औरंगजेब तो आतताई था, लेकिन उसकी कब्र जो है उसमें ये चीज़ें आतताई नहीं है। उन्होंने कहा कि कब्र को हटाने से कोई समस्या हल नहीं होती है,
ये कोई मुद्दा नहीं, मतलब ये संघ के लोगों की का ये कहना। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक संतुलित उनका एक दृष्टिकोण है। अब संजय राउत ने क्या कहा और अबू आदमी ने तो बयान जो दिया वो तो बिल्कुल गैर जरूरी बयान था, उसका कोई मतलब नहीं था, कोई रेलेवेंस नहीं था उसका। लेकिन उनकी क्या रणनीति थी, वो तो हमेशा इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान, उनकी गतिविधियां, वो कुछ भी, मतलब अबू आदमी जैसे लोग जो है, और इस तरह के लोग हर दल में हर तरह के लोग हैं जो कभी कुछ बोल देंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक नेता है, सबको पाकिस्तान भेज देते हैं, अबू आदमी कुछ कर देते हैं। तो ये इस तरह के नेता हमेशा कुछ ना कुछ जो है बयान देते रहते हैं। लेकिन उनके बयान को इतना बड़ा तूल दे करके, अब शिवसेना का तो आरोप सीधे सीधे था, उनसे बयान दिलवाया गया है। उद्धव ठाकरे ने तो सीधे संजय राउत और ठाकरे का आरोप लगाया था। अब वो दिलवाया या नहीं दिलवाया की बात की, लेकिन उसके बाद जिस तरह की हिंसक प्रतिक्रिया हुई, खासकर नागपुर में जो हुआ, वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। और उसके लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देवेंद्र फडणवीस, अच्छा देवेंद्र फडणवीस ने तो जजमेंट ही दे दिया। इन्होंने तो शब्द बदल दिया, समीर भाई ने पाताल कह दिया, उन्होंने कहा कब्र से भी खोद के लाऊंगा, निकाल के लाऊंगा। यानी सीधे सीधे उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री ने कि मुसलमानों ने किया होगा, इसलिए मैं कब्र से लाऊंगा, हिंदू तो कोई कब्र में जाता नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर ने अपनी एक तरह से प्रतिबद्धता जता दी। भाई आप चीफ मिनिस्टर हो, इंक्वायरी में जो लोग पकड़े जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, गैर हिंदू हो, कोई भी हो, उनको भेजिए जहां भेजना हो कानून के हिसाब से। तो ये दरअसल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में इसका राजनीतिक पहलू देखिए। अब विपक्ष तो अपनी राजनीति कर रहा है, वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन भाजपा के अंदर 2029 के नेतृत्व की लड़ाई चल रही है। योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के बीच में एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा आक्रामक और उग्र बयान दे दे, क्योंकि आगे की मोदी जी के बाद जो भाजपा का नेतृत्व होगा उसमें 3 बड़े दावेदार हैं, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस भी आ गए मैदान में, और हमारे गृह मंत्री जी। तो इन दोनों के बीच में बड़ा कंपटीशन है। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस वो देवेंद्र फडणवीस नहीं है जो 2000 इसके पहले 5 साल थे। उस समय आप उनके भाषण देखिए, उसमें कभी कोई आक्रामकता उग्रता नहीं थी। और इसीलिए जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो देवेंद्र फडणवीस, मैं खुद कवर कर रहा था, मुझे लग रहा था देवेंद्र फडणवीस को लेकर के एक सकारात्मक राय लोगों में थी, और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था। वो अलग बात है कि बाद में वो अलग हो गए, लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल अलग तरह के देवेंद्र फडणवीस हैं। वो मतलब बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं हिंदुत्व की। तो इसलिए वरना किसी मुख्यमंत्री को ये कहने की क्या जरूरत है कि कब्र से खोद के ले आऊंगा मैं। आप कहते हैं कि जहां कहीं भी होगा, दुनिया में कहीं भी होगा, हम उनका मराठी में जो भाषण था मैंने सुना था, उन्होंने ये लाइन जरूर बोली, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा, जिस भी तो ये लाइन ही तो महत्वपूर्ण है ना। वो तो बात का रफू होता है ना कि जो भी जिम्मेदार। ये लाइन जो बोलने का मतलब ये होता है कि आप इंटेंशनली किसी चीज को गर्म कर रहे हैं। वरना मुख्यमंत्री तो सबका मुख्यमंत्री होता है, उनको एक प्रशासक के नाते ये कहना चाहिए कि भाई जो भी जिम्मेदार होगा, कहीं भी होगा, दुनिया किसी कोने में होगा, धरती पर कहीं भी होगा, हम पकड़ कर लाएंगे, वो देंगे। तो ये जो दिक्कत है। अब औरंगजेब की कब्र का मसला, अब आज एक बयान आया, उसके बाद मांग शुरू हो गई विधानसभा में। ये मांग शिवसेना ने भी की, मतलब उद्धव ठाकरे ग्रुप ने भी। अब वो तो राजनीति का वो उनको, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी एक हिंदुत्व की लाइन, वो जब से हारी है महा विकास आघाड़ी वहां पर विधानसभा का चुनाव, तो उनके सामने बड़ा धर्म संकट है। उनके सामने धर्म संकट ये है कि वो बीजेपी से बड़ी हिंदुत्व की लाइन खींचना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि आप बीजेपी तो कंप्रोमाइज कर रही है, हम हिंदुत्व के सबसे बड़े पहरेदार हैं। तो उनका ये, तो इसलिए वो उन्होंने इस तरह की डिमांड कर दी, उन्होंने अबू आदमी भी आरोप लगा दिया। लेकिन साथ में उनको ये भी लगता है कि हम जो हमने एक अपनी छवि बनाई है वो भी ना खत्म हो जाए, तो संजय राउत आगे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब ASI और ये सब उनके पास है। तो ये सारे सवाल उठेंगे। दरअसल इस पूरे मुद्दे के पीछे ध्रुवीकरण की राजनीति है, और वो अभी चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में भी, इसके स्थानीय निकायों के और BMC के, वो भी एक मसला है। चूंकि सब अलग अलग लड़ने की सोच रहे हैं, अघाड़ी के घटक भी अलग लड़ने की सोच रहे हैं, महायुति के घटक भी अलग लड़ने की सोच रहे हैं, तो उसमें भी कंपटीशन है। और ये बात सही है कि मैं बिल्कुल हर्षवर्धन जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भाई रमजान के मौके पर ये कहा जाता है कि रिस्ट्रेन रखना चाहिए। अगर कोई आपको गाली भी दे दे तो आप शांति से निकल जाइए। और पैगंबर साहब का उदाहरण दिया जाता है कि किस तरह एक बुढ़िया उन पर कूड़ा फेंकती थी, लेकिन वो चुपचाप चले जाते थे। इस तरह की बातें इस्लाम में हैं। तो अगर आप सच्चे इस्लाम को मानने वाले हो तो मान लीजिए, अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, और उसके बाद प्रोवोकेशन भी हो रहा, तो आप शांति बनाए रखिए। कहा जा सकता है साहब, मतलब ये भी तर्क हो सकता है कि एक आदमी बिल्कुल हमारे ऊपर चढ़ी जाए तो हम कब तक शांति बनाए रखें, लेकिन यही मौका होता है आपकी परीक्षा का, आपके धैर्य का। इसलिए मुझे लगता है ये बात सही है। और
इस पर आगे आना चाहिए सभी। जैसे मैं संघ का मैंने इसलिए 2 उदाहरण दिए कि उन्होंने अपनी एक लाइन स्पष्ट कर दी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संघ के अनुषांगिक संगठन है, तो अगर लेख लिखना और बयान देने से बेहतर है इनको भी संदेश आना चाहिए। ठीक है सर, ये जो विनोद सर ने कहा अच्छी बात है, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें। ये बताइए, क्या जंतर मंतर पर देश के अलग अलग हिस्सों में सीए को लेकर और पता नहीं क्या क्या मुसलमान आंदोलन नहीं कर रहा था, तो कौन सा हिंदू निकल के ऐसे दंगा करने लगा कि 4 घंटे बाद आएंगे, गाड़ी जलाएंगे, जहां जहां मुसलमान चिन्ह होगा उसको आग लगा देंगे? कभी हुआ क्या? हाँ, तो क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को सामान्य प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं? भाई उनकी इच्छा है, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब पापी है, क्रूर है, आतंकी है, आतताई, हम नहीं चाहते इसकी खबर। तो ये तो डेमोक्रेटिकली डिमांड करना हुआ ना, वो कह रहे हैं 30 मार्च को पीएम मोदी को भी जाना है नागपुर। उसके पहले जो बात तमाम हमारे खास मेहमान कह रहे हैं, क्या एक कोशिश ये भी है कि पीएम के वहां जाने से पहले माहौल खराब हो? अब सवाल ये भी है, जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं और जो बात विनोद जी कह रहे हैं, क्योंकि ठीक है, अगर हिंदू बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वो वहां पर कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या दंगा हो जाएगा? ऐसे तो बहुत सारे लोग प्रदर्शन, बहुत सारे अलग अलग धड़े हैं जो प्रदर्शन करते रहते हैं, दंगे उस तरीके से तो होते नहीं, या हिंदू पक्ष जाकर दंगे तो कर नहीं देता। मैं दोनों बातों को जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आदर्श, बहुत सारी बातें हुई और सारे विद्वान पत्रकार साथी हैं, सबने अपने अपने तथ्य रखे हैं। दिक्कत इस तरह के जब भी विषय उठते हैं तो ये होती है कि हमको पूरे अपने देश और समाज के वातावरण को समझना चाहिए। हम एक ऐसा देश और समाज बन गए हैं जो वर्तमान में रहकर इतिहास से लड़ना चाहता है, और वर्तमान इतिहास की कीमत चुकाता है, लेकिन उससे बदला नहीं ले सकते। इतिहास से आप सिर्फ सबक ले सकते हैं, बदला नहीं ले सकते। अगर सारा का सारा वर्तमान इतिहास से बदला लेने की कोशिश करे तो हमें ब्रिटेन जाना ही नहीं चाहिए, ब्रिटेन से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। उन्होंने हमको इतना गुलाम बना के रखा, ना राजनयिक संबंध होना चाहिए, ना कूटनीतिक संबंध होना चाहिए, किसी भी तरह के नहीं होना चाहिए। अब वो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है, तो पाई है ना, कुछ नहीं कर सकते। तब औरंगजेब से हमने लड़ने की कोशिश की, नहीं लड़ पाया, और उसने जो क्रूरता की, अत्याचार। दिक्कत वहां होती है जब हम नायक और खलनायक के भेद को भुलाकर उसमें धुंधली रेखाएं जो हैं उसको पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो वही लोग करते हैं जिनका स्वार्थ है। केवल जो स्पष्ट रूप से नागपुर की घटना उसकी बात करें, जो कुछ भी वहां हुआ 17 तारीख को, आप देखिए फहीम खान वाली बात समीर जी ने बिल्कुल ठीक कही। वो व्यक्ति कह रहा है, थाने के सामने बयान दे रहा है, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि कोई ऐसा हरा कपड़ा है जिसमें आयतें लिखी, जिसका वो आरोप लगाता रहा, जिसके उसने व्हाट्सएप पर बयान किया, उसका कोई एक भी वीडियो, एक भाई आज तो भगदड़ भी मचती कुंभ में तो वीडियो सामने आ जाते हैं ना, आप नहीं छुपा सकते। दिल्ली के रेलवे स्टेशन की भगदड़ में कहा गया कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन वीडियो सामने आए ना। आज के समय में, सोशल मीडिया के समय में, जब आपके हर हाथ में मोबाइल है, तो इस तरह वीडियो क्या सामने आ रहे हैं, पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, लोग डरे से हमें अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं, और खिड़कियों से डरे हुए लोगों के बने हुए वीडियो है वो, जो उस सच्चाई को उजागर करें। तो तथ्यों को देखना चाहिए। घटनाएं एक दूसरे के सिरे से जुड़ी हुई हैं। नागपुर प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। पिछले 250-300 सालों में वहां कभी इस तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, कोई वहां पर बाबरी विध्वंस के समय भी वहां पर कभी इस तरह की कोई घटना नहीं। वहां पर ऐसी घटना का होना सोची समझी साजिश ही है, और केवल उस पर टिके रहना चाहिए बजाय के मुहावरों और शब्दों को पकड़ लेने के। मैं यहां पर यह विनम्रता से कहना चाहूंगा, कब्र से खोद लाना एक मुहावरा है, पाताल से ढूंढ लाना एक मुहावरा है, और मुहावरों के चयन में गलती होती है तो उससे नियत पर चले जाएंगे तो मूल मुद्दा फिर भटक जाए। मूल मुद्दा यह है कि कुछ लोगों ने रमजान के पवित्र महीने में भी इस तरह की साजिश, तो वो फहीम खान हमारा विलन होना चाहिए ना। जैसे वो औरंगजेब जिसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, बाप को नहीं छोड़ा, ऐसा कर लगा दिया कि केवल जो नहीं बनेंगे मुसलमान को, सारी इतिहास में दर्ज है। हम गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, पर इतिहास से सबक तो ले लेना। गड़े मुर्दे उखाड़ना गलत है, लेकिन इतिहास से सबक न लेने वाला समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। क्या हिटलर आज जर्मनी का हीरो है? नहीं है ना। नहीं। कुछ नियो नाजीज हैं, वो भी उसको, जिसने दुनिया जीतने की कोशिश की जर्मनी के लिए, लेकिन उसने जिस तरह का अत्याचार मानवता पर किया, यहूदियों पर किया, क्या वो पूरी दुनिया का, मानवता का, केवल जर्मनी का भी हीरो है? नहीं। मैं अपने युवावस्था का वो वाक्य कभी नहीं भूल सकता, जब जर्मनी के एक युवा ने यूथ कैंप में मुझसे कहा था, यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू हैड गांधी एंड वी आर सो अनफॉर्चुनेट यू हैव हिटलर। वहां के युवा के मन में अपने हीरो और अपने विलन को लेकर स्पष्ट रेखांकन है, और वो रेखांकन हम अपने समाज में इसलिए नहीं पैदा कर पा रहे क्योंकि कुछ लोगों की जो दोगली मानसिकता, लोग विभाजन हो गया, उस विभाजन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 700 साल का आक्रांताओं वाला राज खत्म हो गया, अंग्रेज आके चले गए, भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, तो उस राष्ट्र की अस्मिता के साथ जीने की कोशिश जो नहीं करेगा वही इस तरह की साजिशें रचेगा। और हम उन साजिशों को बेनकाब करने की बजाय अभी भी वोट बैंक या इसके उसके पक्ष में लगे रहते हैं, और उस पक्षधरता ने इस देश का नुकसान किया। आप इसकी बात कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतता है और महू में अंबेडकर की जन्मस्थली में दंगे होते हैं। उस दंगे का आप वीडियो देखिए,
विजय का जुलूस पूरी गलियों से गुजरा महू की, वहीं पर वो एक मस्जिद के सामने से, पाकिस्तान से भी मैच नहीं था, हम तो धर्म, न्यूजीलैंड से मैच जीता, भारत की जीत का जश्न कोई क्यों नहीं मना सकता भाई? आप भारत राष्ट्र के वासी हो ना। काले सफेद का भेद किए, आजकल मैं देखता हूं नया ट्रेंड चल गया है, जैसे कुछ नियो नाजीज हैं जर्मनी में जो हिटलर को नायक बताने की कोशिश कर, उनको नियो नाजीज ही माना जाता है और उन पर उसी तरह कानूनी। वैसे ही जब भी दशहरा आता है कुछ लोग रावण की महिमा का बखान करने लगते हैं कि भाई रावण तो बढ़िया व्यक्ति था, विद्वान था, और राम की गलतियां गिनाते हैं। ये वही लोग हैं जो जानबूझ के नायक और खलनायक के भेद को खत्म करके समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। भाई वो बताया तो यही गया ना, कितना भी विद्वान हो, अगर उसने ऐसा चारित्रिक दुष्कृत्य किया है तो फिर वो ब्राह्मण भी होगा तो ब्रह्महत्या का पाप लेते हुए भी उस क्षत्रिय राजा को अपना धर्म निभाना पड़ा अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। और एक छोटे से धोबी के आरोप पर भी उस रामायण में सब कुछ है, हीरो और विलन की पूरी गणना है। मन के अंदर भी हीरो और विलन है, लेकिन हम अपने समाज में बनेंगे हीरो और बताएंगे काम करेंगे विलन वाले। ये जब तक काले सफेद का भेद खत्म नहीं होगा तब तक हम इस तरह के विषयों पर बहस करेंगे। पूरे देश में विषमता का, विद्वेष का, वैमनस्य का बारूद फैला हुआ है। चिंगारी महू में पड़े, नागपुर में पड़े, संभल में पड़े, बहराइच में पड़े, बस चिंगारी पड़ने की देर, और चिंगारी लगाने वाले फहीम खान हर जगह मौजूद है। फहीम खान कहते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ मुसलमान, हिंदुओं की तरफ से भी करने की कोशिश होती है अपने वोट बैंक के लिए। अभी फहीम खान का नाम सामने है तो मैं फहीम खान का नाम ले रहा हूं, नहीं तो विनोद जी कहेंगे कि मैं कहीं जानबूझ के किसी धर्म के व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। सर मैं किसी धर्म के व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारी पिछले 1-1.5 दशक की जो पूरी समाज और संस्कृति और राजनीति चली है उसने अब मजबूर कर दिया है कि जो बीच में बैठे रहते थे फेंस सिटर्स, उनको आज का समय फेंस सिटर बनने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। अब आपको स्पष्ट रूप से काले को काला और सफेद को सफेद कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इस मजबूरी में वो लोग फंसे हैं जो चाहते थे कि ऐसा नहीं हो। हम सब जानते हैं इतिहास में क्या हुआ, लेकिन यह भी हुआ इतिहास में, चूंकि सालार गाजी का जिक्र है, कुछ विलेंस को हीरो बनाकर, वो बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा में आग लगा दी, इतने क्रूर अत्याचार किए, उसकी भी तो बनी थी दरगाह, उसकी भी कर बनी थी, उसका भी महिमा मंडन करने की कोशिश हुई है। तो जब आप विलेन को हीरो बनाने की कोशिश करेंगे और उन कारपेट के नीचे धकेले गए सच को सामने लाया जाएगा, तो जब अलमारी से कंकाल निकलते हैं ना, वो भी एक कहावत है, तो उन कंकालों से इस तरह वितंडा मचता है। और अगर ये समाज के संक्रमण और इस तरह के मर्दन से अमृत मंथन का समय है तो वही हो जाए, लेकिन आप खलनायक को हीरो मत बनाइए, खलनायक को खलनायक रहने दीजिए, नायक को नायक रखिए। स्वीकार कीजिए कि अब 1947 के बाद का भारत संपूर्ण समावेशी समाज है और हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत के हितों के साथ खड़े हैं। फिर धर्म खत्म हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, दंगे खत्म हो जाएंगे। अलग अलग कमेंट्स हैं, अलग अलग दर्शकों की राय है। दिलीप निकम लिखते हैं कि मुस्लिमों ने आंदोलन किया तो हिंदू शांत रहते हैं, लेकिन हिंदू अगर आंदोलन करे तो परेशानी हो जाती है। सुभाष सोनू लिखते हैं कि सारे फसाद की जड़ कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, वक्फ बोर्ड खत्म करो की बात हो रही है। वहीं देखिए दूसरी तरफ अमजद खान लिखते हैं जिनको अपने परदादा के नाम नहीं पता वो 400 साल पहले की हिस्ट्री की बात करते हैं। रघुनंदन नायर लिखते हैं ये तो होना था, वो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, जहां बीजेपी वहां दंगा कोई नई बात नहीं है। माज लिखते हैं जब सीएम खुद हिंसा की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दंगा होगा। किसी को गुजरात 2002 की याद आ रही है कि सफलता के बाद हिंदुस्तान 2025 होगा। इस तरह के भी रिएक्शंस हैं। रामकृपाल सर देखिए इस तरह के भी रिएक्शन आ रहे हैं। अच्छा लोगों की जो राय है ना, आम लोग बहुत समझदार होते हैं, सारी चीजें वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। मैं 2-3 वाक्य कहूंगा क्योंकि मैंने शुरू में बोला था और उसमें हर्षवर्धन जी बाद में। पहली बात तो ये है कि सच्चाई सबको पता है, बहुत सारे अप्रिय सच कहे नहीं जाते हैं और बेहतर यह है कि उन्हें नहीं कहना चाहिए। देखिए जैसे सभी लोगों ने कहा, बंटवारा बिल्कुल पोलराइजेशन बहुत भयानक है और ये पोलराइजेशन आज से नहीं है, बंटवारे के पहले से था और बंटवारे के बाद भी चला आ रहा है। दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक क्लासेस है, एक मासेस है। आज भी गांव में जाइए, हिंदू मुसलमान का बंटवारा आज से नहीं है, सदियों से रहा है। मैं हूं, सब कुछ डिवीजन है, एक दूसरे का पानी नहीं पीते, लेकिन कोई ऐसी समस्या आ जाए जहां गांव की बात हो, उनमें जिसको कहते हैं ना सहअस्तित्व की एक भावना रहती है हमेशा से। वो डिवीजन है, लेकिन वो डिवीजन परस्पर सहयोग और सब इसका भी है। वो लकीर जैसे जब कुछ होता है समाज में बड़ी चीजें, जो ये क्लास वाला तबका है ये आग लगाने का काम जब करता है तब वो नीचे तक जाता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, तब भी नीचे के जो लोग हैं मासेस है, यानी जो मेहनत कश लोग हैं, जिनके लिए धर्म 24 घंटा जीने की चीज नहीं है, सुबह नहा करके राम राम कर लेंगे, फिर खेत में चले जाएंगे, फैक्ट्री में चले जाएंगे, अपनी सारी चीजों में,
दिक्कत हमारे यहाँ, मैं कहता हूँ कि वो बॉम्बे का क्या नाम मैं भूल जाता हूँ, अबू आजमी। देखिए अबू आजमी पहली बार ऐसा नहीं बोले थे, अबू आजमी लगातार ऐसा बोलते रहते हैं, और अबू आजमी से कोई बेहतर अपेक्षा न कोई पहले करता था ना आज करता है। दिक्कत तब होती है जब संजय राउत उसी सामना में, जिस सामना में बाबरी मस्जिद के बारे में बाला साहब ठाकरे ने कहा था मैंने लात मार के गिराया था, उसी सामना में लिखा जाता है तालिबानी हिंदू। आप समझ लीजिए दिक्कत यहां से ज्यादा होती है, और ये मेन चीज है, इससे आप समझ सकते हैं। अभी जैसे विनोद जी ने कहा कि बहुत सारे लेख लिखे जा रहे हैं, सारी चीज, मैं एक बात बता दूं आपको, क्लासेस और मासेस में हमेशा 36 का आंकड़ा होता है। जब बहुत लालू को बदनाम किया गया कि अभियुक्त है, जो चारा खा के आए हुए हैं, उस बार लालू जीत गए, जनता ने जिता दिया। सुल्ताना डाकू को लाख आप कहते रहिए, पूजा वही जाता है। कोई हमें आज तक ये नहीं लगा कि नजीबाबाद में कोई संत रहा हो। देखिए नैतिकता, और लेकिन वो जो मासेस है वो दंगे नहीं कराती है। दंगे यही लोग कराते हैं जो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। कभी हिंदू तालिबानी कहेंगे और कभी जो है बाबरी मस्जिद को कहेंगे हमने लात मार के गिराया। तो ये जो सुविधा की राजनीति करने वाले तबके हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, आग यही लगाते हैं और जनता उसको सहती है। और मैं फिर यही कह रहा हूं कि प्रशासन है, प्रशासन को निष्पक्ष ढंग से काम करना चाहिए। और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इस कब्र का प्रोटेक्शन करूंगा, क्योंकि वो एक नियम के हिसाब से चलता है। अगर सरकार को उसे हटाना है तो उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके एक नियम होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि सरकार ने कह दिया और फडणवीस ने हटा दिया। हाँ, सुरक्षा दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जब आप बैठे हुए हैं जिस पद पर, तो आपको न्याय देना है, वो फडणवीस कर रहे हैं। लेकिन एक आइडियोलॉजी उनकी भी है, अपनी जगह पे है। जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे वोट की राजनीति के लिए, जब हिंदू तालिबान कहा जाएगा, तो निश्चित है प्रतिक्रिया तो होगी। विनोद सर जी करना चाहती हूँ, सर ने जो कहा बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ। लेकिन ये जो आग लगा के जो उस पे हाथ सेकने का अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो एक चलन चल पड़ा है, वो चलन कितना देश के लिए नुकसानदेह है ये हम सब समझ रहे हैं। छोटी छोटी घटनाएं, इसी से सबक लेंगे लोग और देखेंगे कि हम इधर की राजनीति करेंगे तो हमें इधर फायदा होगा, दूसरे देखेंगे कि हम दूसरी तरफ की राजनीति करेंगे तो हमें फायदा होगा। तो फिर ये हर गली मोहल्ले, गांव, शहर, स्टेट में ये शुरू हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले का ही एक है, कोई नंद किशोर गुर्जर है, बीजेपी के विधायक है यहाँ लोनी के, वो अपने ही सरकार को गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं अब मैं चुप नहीं रहूंगा। योगी जी ने कहा चुप रहो, उन्होंने 2-3 घटनाएं बताई कि योगी जी ने कहा चुप रहो, मैं चुप रह गया। फिर मेरे घर वालों को मतलब मारा गया, मैं चुप रहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। उनको कपड़े उनके फाड़ दिए गए, उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कोई यात्रा निकालने की वो जिद कर रहे हैं और कोई शायद रामकथा की जिद कर रहे हैं। किसी वजह से अगर उनको परमिशन नहीं मिली तो अब वो अपनी ही सरकार को नहीं सुनने के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो जब इस तरह के लोग आपसे प्रभावित होके एक बवाल वाले उसमें आ जाएंगे तो आप कहां कहां और कैसे रोकेंगे, हमें ये भी देखना होगा। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान तक रुकेगा ऐसा नहीं है, फिर ये जातियों में भी जाएगा, ये हिंदू वर्सेस अदर जो माइनॉरिटीज है उसमें भी जाएगा, हिंदू सिख की भी बात हो जाएगी, बुद्धिस्ट भी सामने आ जाएंगे। मतलब ये रुकना नहीं है, इसलिए हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा था, क्या था, इतिहास का विषय है, इतिहासकारों का विषय है, और इतिहासकारों का अलग अलग राय भी है। मतलब जदुनाथ सरकार और पीएनओ और तमाम सारे इतिहासकार ने उसके बारे में कुछ राय रखी है। बीएन पांडे और आर.के. शर्मा और इरफान हबीब, बहुत सारे लोगों ने अलग राय रखी। मतलब अलग अलग राय है, वो एक मुद्दा है। लेकिन ये सही है कि इस देश का आम जनमानस औरंगजेब को खलनायक मानता है और मानना भी चाहिए। उसके कारण है 49 साल उसे राज किया, उसके राज में हर तरह के वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आज इतिहास के हर पन्ने पर हमारे इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ भी है और काले पृष्ठ भी हैं। निश्चित रूप से सालार गाजी जो है वो काला पृष्ठ का हिस्सा है। गजनी जो है इस देश के इतिहास में एक धब्बा है, महमूद गजनी। लेकिन जो है सो है, जैसे जयदीप जी ने कहा, जो हो गया सो हो गया। अब उसको लेकर के आज हम अगर सामने वाले में गजनी देखें, पड़ोसी में गजनी देखें, गौरी देखें, दिक्कत वहां होती है, जो कि इस तरह के माहौल से लोग देखने लगते हैं।
भले कहा ना जाए कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है। और मैंने क्या कहा कि फडणवीस और योगी जी में कंपटीशन क्यों है? अब वो आदमी बोले बंबई में, योगी जी बोले मैं इलाज कर दूंगा, यूपी भेज दो। क्या जरूरत थी इस बयान की? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को क्या मतलब था इस बयान देने से? वो देवेंद्र फडणवीस का मामला है, वो देखेंगे। लेकिन चूंकि एक लंबी लाइन खींचने की बात है ना आगे की, उन्होंने कहा कब्र से खोद के निकाल लाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इतना सहज नहीं है कि मुहावरा खाली हो रहा है। बहुत सहजता, राजनेता जब बोलता है तो उसके आगे पीछे बहुत चीजें सोच के बोलता है। कोई भी राजनेता हो, वो जानता है वो क्या बोलना है। मुलायम सिंह ने जब कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता, तो कोई सहजता में कहा था? उसके पीछे उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स थी। तो राजनेताओं की पीछे की पॉलिटिक्स ये हमें समझना है कि हम उनको कितना माइलेज देते हैं कि वो। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की महाविकास आघाड़ी युति की पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये उसकी जिम्मेदारी है। सुनियोजित अगर है तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है भाई? संभल भी सुनियोजित है, ये भी सुनियोजित है, सब सुनियोजित है। तो केंद्र में आप, राज्य में आप, विधानसभा में आप, लोकसभा में आप, नगर पालिका में आप, सब जगह आप हैं, फिर ये सुनियोजित कैसे हो रहा है? क्यों नहीं इस षड्यंत्र को जो है बेनकाब करके और घटना घटने से पहले किया जाता है? तो ये सवाल तो उठेंगे ना। अगर सरकार दूसरे दल की होती तब ये होता कि साहब उनको बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो खाली सुनियोजित करने से काम नहीं बनेगा, सुनियोजित की तह तक जाना पड़ेगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। ये जिम्मेदारी सभी सरकारों की है, किसी भी दल की हो, राज्य की हो या केंद्र की हो। खाली घटना हो जाए, लोग मर जाएं, आग लग जाए, शहर जल जाए, उसके बाद कहिए सुनियोजित था, तो फिर जिम्मेदारी आती है सरकार की कि सुनियोजित था तो आप क्या कर रहे थे। ठीक है जयदीप सर, आखिरी कमेंट आपका। मेरे ख्याल से सारी बात आ गई, लेकिन जब नागपुर की चूंकि हम इस सत्र में पूरी बात कर रहे थे, दो दृश्य हमको नहीं भूलने चाहिए। एक तो वो जो पुलिस वाले बड़े लाचार दिखाई दिए, भाग रहे थे, पुलिस वाले के कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की गई कि बिल्कुल इतने वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को, डीसीपी रैंक के अधिकारी को कुल्हाड़ी से मार दिया गया। तो ये सामान्य भीड़ नहीं हो सकती। जब कानपुर का विकास दुबे सुनियोजित तरीके से पुलिस पर हमला करता है तो इतनी बड़ी चर्चा होती है देश भर में, और उसको ढूंढकर कैसे भी लाकर, और आखिर में वो मारा गया, एनकाउंटर था नहीं था, वो एक अलग बात है। जब वो विकास दुबे इतना बड़ा विलेन हो सकता है, तो वो लोग जो पुलिस को इस तरह दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और पीट रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। अगर सुनियोजित था तो इंटेलिजेंस ज्यादा बेहतर होनी थी, क्योंकि कई नागपुर के ऐसे वीडियो भी मैंने देखे कि हम फोन करते रहे, 1 घंटे तक पुलिस नहीं आई, हमारे घर के बाहर ये सब चलता रहा। पुलिस शायद उधर उलझी हुई थी जहां उन्हीं पर हमला हो रहा था, और हमने वीडियो में देखा पुलिस वाले कैसे उस पत्थरबाजी से भाग रहे हैं। जहां तक बहुत सारे पत्थर इकट्ठे होने की बात है, उसको लेकर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था कि वहीं पर एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां से दंगाइयों को अचानक से बहुत सारे पत्थर मिल गए, तो इकट्ठा नहीं भी थे तो कंस्ट्रक्शन चल। लेकिन हमें ये दृश्य नहीं भूलने चाहिए कि पुलिस वाले का हाथ काटने की, कुल्हाड़ी से कोशिश करने वाले लोग सामान्य भीड़ या सामान्य दंगाई नहीं हो सकते। इतने जो एकदम से एक उग्र हो जाते हैं कि अरे भाई हमारे धर्म को कैसे अपमानित कर दिया, वो अचानक उग्रता के साथ कुछ करते भी हैं, तो इस स्तर पर कोई नहीं जाता कि पुलिस वाले का हाथ काट दे। इसका मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग। और उसी से मैं बयान जोड़ता हूं अनीस अहमद, जो वहीं नागपुर से विधायक रहे हैं, कई दफे मंत्री हैं, वो खुद भले ही, लेकिन उनका बयान ठीक है कि नागपुर में ऐसा कभी हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा। और मैं सारे नागपुर के मुसलमानों की तरफ से ये वादा करता हूं और दावा करता हूं, जितने हिंदू भाई यहां पर हैं, और मैं उस बयान की प्रशंसा करता हूं, और ऐसे बयानों की इस समय आवश्यकता है। जो भी हर्षवर्धन के कि सारे मुसलमानों को खुद आगे आना चाहिए कि भाई हमारे रमजान चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, और इस तरह की हरकत हो गई, कोई प्रमाण नहीं उस घटना का, और उसको लेकर इतना बड़ा नागपुर के ऊपर बदनुमा दाग लग गया कि जहां कभी दंगे नहीं हुए। तो उन्होंने, अनीस अहमद जी ने जो बहुत ठीक बात कही है कि हम सब मुसलमान आगे आए और हम ये वादा करें कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, और जितने भी हिंदुओं के मन में इस घटना से संशय आ गया उस संशय को निकाल दें। मैं उस बयान की प्रशंसा करता हूं, और इसी तरह के बयानों से इस तरह की जो आग है उस पर पानी पड़ेगा और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी दोबारा। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, लेकिन जिससे जुड़े जो भी पहलू हो सकते हैं उस पर हमने चर्चा की, और तमाम जो खास मेहमान हैं सबने अपनी राय रखी है। आपको क्या लगता है और क्या सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, और अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि अगले कार्यक्रम में हम उसको शामिल कर सकें। और देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।